हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम रिवाइज करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले 2 मिनट में आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये जो नोट्स हैं इनका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो नोट्स हैं एकदम प्रिसाइज नोट्स हैं, मतलब ये इसके अंदर मेजरली की वर्ड्स या की लाइन ही लिखी हुई है, जिससे आपको रिवाइज करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 क्या हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है सर, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम काम करते हैं जिससे हम गोल्स को अचीव कर सकें। कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बच्चों यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बच्चों यहाँ पे मीनिंग आता है किसका, इफेक्टिवनेस का। दूसरा किसका मीनिंग निकालना होगा हमको, एफिशिएंसी का। बच्चों ध्यान रखना, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना, और ध्यान रखना डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना इज इफेक्टिवनेस, और काम को सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी। ध्यान रखना है ये चीज़ को, पढ़ाई करनी है ये इफेक्टिवनेस है, लेकिन पढ़ाई को सही तरीके से करना है वो एफिशिएंसी है। सही काम करना इज इफेक्टिवनेस, काम को सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी। और ध्यान रखना एफिशिएंसी के अंदर आपका कम खर्चे में काम होना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बच्चों उसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो है आपका पिग गोस टू मैकडी। शॉर्ट फॉर्म मैंने वीडियो बना दी थी, वो आप एक बार देख लेना। फटाफट से बच्चों हम रिवाइज करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सबसे पहले आता है बच्चों, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ध्यान रखना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोला गया है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं जो उनको मिलकर लोग पूरे करते हैं। बच्चों दूसरा क्या आता है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब बच्चों क्या आता है यहाँ पर, यूनिवर्सल। मतलब ये मैनेजमेंट जो है बच्चों वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। ध्यान रखना, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज को ध्यान रखना। तीसरा होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बच्चों मल्टी डायमेंशनल के आगे ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये कीवर्ड है इस पर्टिकुलर हेडिंग का, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। और ध्यान रखना इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ इस मल्टी डायमेंशन के अंदर 3 चीजों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क में क्या होता है, आपको ये बताना होता है क्या काम करना है और उसको काम करने के तरीके क्या होंगे, मीन्स क्या होंगे, उसको काम को पूरा कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बच्चों 2 तरीके से लोगों को हम डील करते हैं, या तो हम उनको इंडिविजुअली डील कर रहे हैं या फिर हम उनसे एज अ ग्रुप डील कर रहे हैं। आप जैसे टीचर होता है क्लास में कैसे पढ़ाता है, तो सिंगल बच्चे को पढ़ाएगा, मतलब सिंगल बच्चे से क्वेरी लेगा, या फिर एज अ ग्रुप पढ़ाएगा, तो इस तरीके से आता है। तीसरा आता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इनपुट को अपने आउटपुट में बदलेंगे। फोर्थ जो हेडिंग आती है बच्चों, आती है हमारी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूसली काम होता है। क्या काम करते हैं हम इसके अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। तो बच्चों ये यहाँ से इसका कीवर्ड निकल कर आता है। तीसरा आता है बच्चों, सॉरी 5वीं जो हेडिंग आती है बच्चों वो कौन सी आती है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे अलग लोगों का ग्रुप है, लेकिन उनकी ज़रूरतें अपनी क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए वो कॉमन गोल के लिए अचीव करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बच्चों डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। तो ध्यान रखना मैनेजमेंट अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है, अपने आप को बदलता है और अपने गोल्स को बदलता है। तो ये है बच्चों इसकी हेडिंग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने आप को बदलो और अपने गोल्स को बदलो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। और लास्ट क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स। आप उसको फील नहीं कर सकते हो लेकिन आप महसूस कर सकते हो। और बच्चों इसके एग्जांपल बुक में क्या दे रखे हैं, इसके एग्जांपल जो बुक में दे रखे हैं वो है कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, गोल्स अपने मैट हो रहे हैं, ठीक है, और कोई भी क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ खुश है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बच्चों आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम मैनेजमेंट करते क्यों। तो बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब सर ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बनाता है। ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है ग्रोथ। अब सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इतना कमा लो कि कम से कम खर्चे पूरे हो जाए, आप सर्वाइव कर जाओ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपको बस ये चेक करना है कि आपके जो कॉस्ट है और आपका जो रिस्क है वो दोनों कवर हो जाए। और तीसरा मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है आप अपने ग्रोथ पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो। अब ये कैसे मेजर किया जा सकता है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या फिर आपके एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रहे हैं।
क्लियर हो गया? ओके। दूसरा आता है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना है, चाहे आप पॉल्यूशन कम करो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट दो, चाहे आप स्कूल वगैरह बनाओ। तीसरा होता है इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर एम्प्लॉयज से रिलेटेड कि आप एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रहे हो। अब एम्प्लॉयज़ की 3 ज़रूरतें होती हैं, पैसा, इसके अलावा आसपास आपको रिकॉग्निशन मिल जाओ, तीसरा करियर में इंक्रीमेंट। ये पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों ये 3 हमारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको याद करने का तरीका बच्चों मैंने आपको कीवर्ड में बताया था, DPSEG, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या था, मैनेजमेंट करते क्यों है बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, आई रिपीट, मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे मैनेजर का काम क्या है कि सारे जो भी लोग इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं उनको गोल में अचीव करवाया जाए। दूसरा होता है मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी क्रिएट करता है। बच्चों इतना सारा हम काम क्यों कर रहे हैं, पैसा लुटाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए। तो ध्यान रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके हम क्या कर रहे हैं, खर्चे को कम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज द कीवर्ड, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तीसरा आता है बच्चों मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और क्या कर लेता है, कंपैरेटिव एज में वो कहता है अचीव कर लेता है। इसके बाद मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजर होता है बच्चों वो क्या करता है, एक तो ऐसे काम करता है या अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे मोटिवेट करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर लेते हैं और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव कर लेते हैं। फिर बच्चों 5वें नंबर पे क्या आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव वाला, ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पर कुल मिला के मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। जैसे क्वालिटी गुड सर्विसेज देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करना, टेक्नोलॉजी बनाना और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करना। तो मतलब ये अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, देखो बच्चों अभी आपको एक याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको यहाँ पे, सिंपल देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंस है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो वो ग्रुप गोल्स में एफिशिएंसी में काम करता है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो, मतलब ये अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं तो आपके ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस भी हो गई। अब बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ मैं किसके बारे में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ। बच्चों यहाँ पे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे होते हैं। टॉप मैनेजमेंट होता है पहला, दूसरा होता है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा क्या होता है हमारा सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों टॉप लेवल में कौन आते हैं, हमारे टॉप लीडर्स आते हैं, जैसे कि CEO, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एटसेट्रा। अब इनका काम क्या होता है बच्चों, ये होता है रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए। गोल्स कौन बनाता है, ये लोग बनाते हैं। ध्यान रखना, सोसाइटी में जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, ये लोग होंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट, बी का मतलब क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कौन करेगा, यही लोग करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाने का काम इनका होता है, टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। तो कोऑर्डिनेट वर्ड का ध्यान रखना। दूसरा आता है बच्चों मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, हमारे डिवीजन हेड्स आते हैं, सारे मैनेजर्स आते हैं और कौन आता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है। अब ये मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सबसे पहली बात ये बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए मतलब मीडिएटर्स होते हैं बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो उन्होंने पॉलिसीज बताई हैं उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरा, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड होते हैं तो उनको देखना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी इंप्लॉयज़ है कि नहीं, उनको ड्यूटीज़ कौन देगा, ये लोग देंगे, उनको मोटिवेट करेगा, ये लोग करेंगे। और ध्यान रखना, ये बाकी डिपार्टमेंट की संख्या करते कॉपरेट करके काम करते। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट करवाने का काम टॉप मैनेजमेंट का है और कोऑपरेट करने का काम मिडिल मैनेजमेंट का है, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों हमारा ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अब बच्चों इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे फोरमैन और सुपरवाइजर। अब इनका काम क्या होता है, जो डायरेक्ट वर्कफोर्स है ना, इनके डायरेक्टली काम को ये क्या करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा क्या आता है, ये हमारे इंटरेक्शन करते हैं किसके, हमारे एक्चुअल वर्कफोर्स के संग। इसके अलावा क्वालिटी कौन मेंटेन करता है, ये लोग मेंटेन करते हैं और ये देखते हैं कि हाँ भाई जो भी प्रॉब्लम्स है, कस्टमर प्रॉब्लम नहीं, जो भी हमारे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, ओके। बच्चों इसके बाद पॉइंट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर
क्या कौन करता है, सिंक्रनाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ को जिससे हम गोल्स को अचीव कर सकें। अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। ध्यान रखना बच्चों 6 फीचर है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, ये करता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ध्यान रखना इंटीग्रेट को याद करने का तरीका क्या है, ये क्या करता है, यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट। ध्यान रखना इंटीग्रेट किस चीज़ को करता है, यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट को। ये कीवर्ड है जो मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि बुक में या केस स्टडी में ऐसी लाइन दे रखी होगी तो आपको वो देखना पड़ेगा। ये ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। दूसरा क्या है बच्चों, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है बच्चों, बाइंडिंग फोर्स का काम करता है बिटवीन डिपार्टमेंट। ध्यान रखना बाइंडिंग फोर्स का काम करता है कौन, यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन होता है प्लानिंग से चालू होता है कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। तीसरा क्या, परवेसिव, मतलब ये सारे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल पर ये चलता है। 5वें नंबर पे आता है बच्चों हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। मैनेजर चाहे टॉप का हो, चाहे मैनेजर मिडिल का हो, चाहे मैनेजर चाहे लोअर का हो, सबको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ता है अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो। और 6 नंबर पे क्या आता है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डेलिब्रेट फंक्शन का यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ पर आपको कॉन्शियसली, ध्यान रखना कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर में, मतलब सोच समझ कर आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, अपने आप ही नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक कीवर्ड हो जाता है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चों 3 इंपॉर्टेंस है, पहला है ग्रोथ इंसाइट्स, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा हमारा स्पेशलाइजेशन। अब सर ये ग्रोथ इंसाइट्स का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, लोग बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। सिंपल, इतना तो आप भी लिख सकते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। दूसरा आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, देखो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का काम कुछ और है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम कुछ और है, तो हो सकता है फंक्शन में कोई डिफरेंस आ जाए, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाती है। तीसरा आता है बच्चों हमारा स्पेशलाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइज लोग होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज लोगों के अंदर एक दिक्कत होती है, वो दूसरों से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वो स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे केस में जो स्पेशलिस्ट है और जो नॉन स्पेशलिस्ट लोग हैं, इनके बीच में थोड़ा सा क्या हो सकता है, अनबन हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जिससे कि उनकी अप्रोचेस में, उनकी जो काम करने के तरीके हैं उसमें कोई डिफरेंस ना आए। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारे 3 नेचर। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, और मैनेजमेंट क्या है, हमारा प्रोफेशन है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, साइंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइंस की डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम में आ जाए तो बच्चों साइंस की डेफिनेशन लिख देना। तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो सर्टेन ट्रुथ और ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करता है। अब बच्चों इसके पॉइंट्स याद करने का तरीका क्या है, यूपीएस। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी, दूसरा हमारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और तीसरा क्या है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइंस को मैनेजमेंट से कंपेयर करना है। तो देखो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो जैसे साइंस की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट की अपने बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी कंसिस्टेंस, इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसकी थ्योरीज हैं। तो मतलब ये साइंस का और मैनेजमेंट का, ये दोनों का पॉइंट जो है वो मैच करता है। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वैसे मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है, थ्योरीज है। दूसरा आता है बच्चों प्रिंसिपल बेस्ड और एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर और ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है। तो मतलब ये पॉइंट भी 100% मैच करता है, ये भी पॉइंट 100% मैच करता है, ये भी पॉइंट 100% मैच करता है। हमारा तीसरा आता है बच्चों यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, द आंसर इज यस। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल वैलिडिटी, द आंसर इज यस। बट दिक्कत क्या है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका जो सॉल्यूशन आता है वो हर कंडीशन में सेम आता है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, तो उनके आंसर हर वक्त सेम नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट कह लो 50% तो सही है और 50% जो है वो गलत है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर डील करता है, ना कि नेचुरल साइंस पर। क्लियर हो गया, इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा किसका, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में सबसे पहले आपको आर्ट की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। आर्ट की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, एक स्किलफुल है, पर्सनल एप्लीकेशन है। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब पर्सनली आप काम करते हो किस चीज़ का, नॉलेज का, जिससे आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हो।
अब इसके अंदर बच्चों क्या आता है, हमारा 3 पॉइंट्स आते हैं। एक आता है हमारा एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और तीसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब बच्चों 8 के अंदर लोग समझते हैं तो कल इसमें पढ़ना क्या होता होगा, तो आंसर इज नो, इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इसके अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो जैसे म्यूजिक सब्जेक्ट होता है, पेंटिंग सब्जेक्ट होता है, आर्ट सब्जेक्ट होता है, वैसे मैनेजमेंट भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे आर्ट के अंदर क्या होता है, हर कोई जो अपने तरीके से यूनिक मैनर में काम करता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हर कोई अपने यूनिक तरीके से काम करता है और वो अकेला खुद ही काम करता है, उसकी जगह पर कोई और काम नहीं कर सकता। तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जैसे जैसे आर्ट होता है वो भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर ही बेस्ड है, तभी आप वो अच्छे हो पाते हो। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है वो भी किस पर बेस्ड होता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेस्ड होता है। जितना अच्छा करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होते चले जाओगे। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है बच्चों वो मैच करते हैं। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट की तरह है, फुल फ्लेज्ड आर्ट है। और बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ध्यान रखना, प्रोफेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या है, कैसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर आपको स्पेशलाइज नॉलेज होती है, और आप क्या कैसे लेते हो स्पेशलाइज नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू लेते हो। अब बच्चों इसके अंदर अब आ रहे कितने पॉइंट आते हैं, 5 पॉइंट आते हैं। याद करने का तरीका क्या है, स्वीप। सबसे पहला क्या है आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको हम वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोल देते हैं। सॉरी, ये तो वेल डिफाइंड नॉलेज बॉडी हो गया। ये हो गया आपका सर्विस मोटिव, ये हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये हो गया आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और ये हो गया आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। चलो, मैंने आपको एक कोड वर्ड वाली वीडियो में छोटा सा बता दिया था। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका पॉइंट है। इसका मतलब क्या, जैसे प्रोफेशन में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आपको वगैरह कोर्सेज अटेंड करने होते हैं, लेक्चर पढ़ने होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ होती है। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है, या फिर आपको डिग्री अचीव करनी होती है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई भी एग्जाम या कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये वो पॉइंट मैच नहीं करता। फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जैसे सीएज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, एक्चुअलीज होते हैं, ये अपने एक एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और ठीक है कंपलसरी मेंबर बनना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे मेंबरशिप लेना कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी 100% मैच नहीं करता। इसके आता था बच्चों डीडी का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है काम कैसे करेंगे आप। तो जैसे डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप अपने पेशेंट का ना तो कास्ट, ना तो नाम, ना तो उस पूछेंगे, आपको सिर्फ उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एक टेररिस्ट हो, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो एक वीआईपी हो, तो आपको ट्रीट वैसे करना जैसे वो ह्यूमन बीइंग है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। वैसे मैनेजमेंट के भी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन मैनेजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट को मानना ना मानना कंपलसरी नहीं होता है। मैनेजर्स के ऐसे कुछ खास रूल्स नहीं है, देयरफॉर ये पॉइंट भी मैच नहीं करता है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव का मतलब है मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सोसाइटी की सर्विस के लिए काम करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट जो भी होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं। दैट मीन्स सिर्फ 2 पॉइंट है जो मैच कर रहे हैं, 3 पॉइंट है वो मैच नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर की विद कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया, विद कीवर्ड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों चैप्टर हम इसको बंद करते हैं, अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।